हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान सीएचओ स्पेशल क्लास ओबीजी पार्ट 1। हम जो है सीएचओ का जो अपना एग्ज़ाम है वो क्या है 19 फेब को है। तब तक अपन क्या करेंगे, ओबीजी के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है सीएचओ के एग्ज़ाम के अंदर आ सकते हैं उसको अपन 1 बाय 1 एमसीक्यू सॉल्व करते रहेंगे। तो आप सब लोगों को इस क्लास को कंसंट्रेशन के साथ सुनना है और समझना है। एमसीक्यू जो होते हैं ये किताबों के अंदर मार्केट में बहुत हैं, लेकिन इस एमसीक्यू की लैंग्वेज को और उसके बाकी सारे ऑप्शन को गलत करना, एक ऑप्शन को सही करना और इसके आसपास की चीज़ों को समझना, यह इम्पोर्टेंट रहता है एमसीक्यू सेशन के अंदर। तो आप लोगों को आज का जो है फर्स्ट एमसीक्यू आपके सामने है। एक गर्भवती महिला को एंटीनेटल पीरियड में कम से कम कुल कितने एंटीनेटल चेकअप करवाने चाहिए। एमसीक्यू आपसे पूछ रहा है एक फीमेल जो प्रेग्नेंट है उसके अंदर कितने एंटीनेटल चेकअप होने चाहिए मिनिमम। तो जो है आप सब लोग बिल्कुल करेक्ट जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर कि जो मिनिमम है कितने करवाने चाहिए 3। लेकिन अगर आपको पूछे WHO की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, WHO की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कितने ANC चेकअप होने चाहिए, तो आपको जवाब देना है 4। और कब कब होना चाहिए, तो फर्स्ट ANC चेकअप होना चाहिए 16 वीक के आसपास, सेकंड कब होना चाहिए 28 वीक के आसपास, थर्ड कब होना चाहिए 32 वीक के आसपास और फोर्थ कब होना चाहिए टर्म प्रेगनेंसी के आसपास यानी कि 36 वीक के आसपास जो है। इसके अलावा अगर SC MCQ के अंदर लैंग्वेज घुमा के आपसे पूछे कि एक फीमेल जो है उसकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी डिटेक्ट की है और इसके ANC चेकअप कैसे होने चाहिए, तो आपको 3 और 4 जवाब नहीं देने हैं। वहाँ पे आपको जवाब देना है एज डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। जैसा डॉक्टर ने फॉलोअप में उसको बुलाया है वैसे उसको वापस जाना है। हो सकता है महीने में एक बार बुलाया, हो सकता है 2 महीने में एक बार बुलाया, हो सकता है हफ्ते भर में उसको वापस बुलाया। और हाई रिस्क प्रेगनेंसी कौन कौन सी होती है, तो आपको जवाब देना है मान लो किसी फीमेल को प्रेग्नेंट है और उसको क्या है PIH यानी कि प्रेगनेंसी इंड्यूज हाइपरटेंशन, और इसके अंदर अपन पढ़ते हैं प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया वाली बीमारी। या फिर या क्या हो सकता है एंटीनेटल हेमरेज। एंटीनेटल हेमरेज के अंदर अपन क्या पढ़ते हैं, एंटीनेटल हेमरेज के अंदर अपन क्या पढ़ते हैं प्लेसेंटा प्रीविया और एब्रप्शन प्लेसेंटा जो बीमारी अपन पढ़ते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, वो सारी प्रेगनेंसी कैसी रहती है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी रहती है। और उसके अंदर डॉक्टर जो है जैसे उसको वापस बुलाता है फीमेल को वैसे उसका ANC चेकअप होता है। नेक्स्ट MCQ अपना, जन्म से 28 दिन तक के बच्चे को अपन क्या कहते हैं, ये आपको जवाब देना है। तो जो है जन्म से 28 दिन तक के बच्चे को आप सब लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। आंसर बी इज़ द करेक्ट आंसर। जन्म से 28 दिन तक के बच्चे को अपन क्या बोलते हैं, नियोनेट बोलते हैं। इसके अलावा इस एज ग्रुप से लगाकर पूरा क्लासिफिकेशन आप ढंग से समझना कि जो है फर्टिलाइजेशन के बाद 2 वीक तक अपन इस चीज़ को क्या बोलते हैं, एक सिंगल सेल होती है उसको अपन क्या बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं जाइगोट। और 2 वीक से लगाकर 8 वीक तक अपन इसको क्या बोलते हैं एम्ब्रियो। क्या बोलते हैं एम्ब्रियो। और 9 वीक से लगाकर टिल डिलीवरी तक अपन इसको क्या बोलते हैं फीटस। क्या बोलते हैं फीटस। और जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसको अपन क्या बोल देते हैं नियोनेट। नियोनेट के अंदर 2 क्लासिफिकेशन होता है, एक होता है अर्ली और एक ऐसा होता है लेट। 0 से 7 दिन के बच्चे को अपन बोलते हैं अर्ली नियोनेट और 7 से 28 दिन तक के बच्चे को अपन क्या बोलते हैं लेट नियोनेट। उसके बाद 1 साल तक के बच्चे को अपन क्या बोल देते हैं उसको इन्फेंट। और टोडलर का बोलते हैं जब बच्चे की एज कितनी हो 1 साल से लगाकर 3 ईयर तक का जो बच्चा रहता है इसको अपन क्या बोलते हैं टोडलर। इसके अलावा अगर आपको पूछे प्री स्कूल एज कौन सी होती है, प्री स्कूल एज, तो आपको जवाब देना है 3 to 6 ईयर की एज जो होती है वो कैसी होती है प्री स्कूल रहती है। और स्कूल गोइंग एज कौन सी होती है, तो आपको जवाब देना है 6 to 12 ईयर तक। और एडोलसेंस एज कौन सी मानी जाती है, 12 से लगाकर 18 साल का जो बच्चा रहता है उसको अपन क्या बोलते हैं एडोलसेंस एज बोलते हैं। ये तो था एज ग्रुप क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट MCQ अपना, टॉर्स टेस्ट में R इंगित करता है। ये जो टॉर्स टेस्ट है ये जो है एक फीमेल जो प्रेग्नेंट होती है उसके अंदर गायनेकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो टॉर्स टाइटर करवाते हैं। और टॉर्स की फुल फॉर्म आपको सबसे पहले पता होगी तो आप बिल्कुल सही जवाब दे पाएंगे कि इस R का क्या मतलब होता है। ऑप्शन A के अंदर लिखा है रूबेला, ऑप्शन B रूबियोला, ऑप्शन C रूमेटिक फीवर और ऑप्शन D है सभी। तो जो है टॉर्स की फुल फॉर्म अपन देखते हैं और आप सब लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। आंसर A इज़ द करेक्ट आंसर। आंसर जो है इसका ए इज़ द करेक्ट आंसर। इस R का क्या मतलब है रूबेला, और रूबेला को अपन क्या बोलते हैं जर्मन मीजल्स, और रूबियोलो का अपन क्या बोलते हैं मीजल्स, ये भी आपको पता है। तो जो है टॉर्स की फुल फॉर्म क्या है, इस T का मतलब है टॉक्सोप्लाज्मोसिस। क्या है टॉक्सोप्लाज्मोसिस। टॉक्सोप्लाज्मोसिस किसको बोलते हैं, इस T को।
इस ओ का मतलब है अदर डिजीज़, क्या मतलब है अदर डिजीज़, उसके अंदर कौन कौन, HIV या फिर उसको क्या हो हेपेटाइटिस बी, या फिर क्या है हेपेटाइटिस बी। और आर का क्या मतलब है रूबेला, आर का क्या मतलब है रूबेला। और सी का मतलब है साइटो मेगेलो वायरस। और इस एस का क्या मतलब है हर्पीज, क्या मतलब है हर्पीज जोस्टर जो होता है, उस एच का मतलब है हर्पीज। तो जो है ये इसकी क्या है टॉर्स की फुल फॉर्म है, इससे रिगार्डिंग आपसे पूछा जा सकता है। सी से रिगार्डिंग पूछ ले तो आपको जवाब देना है साइटोमेगलो वायरस, आर का पूछे तो रूबेला, एच का मतलब हर्पीज और टी का मतलब टॉक्सोप्लाज्मोसिस। तो नेक्स्ट, और जो रूबियोला है इसको अपन क्या बोलते हैं मीजल्स। ये जो रूमेटिक फीवर लिखा हुआ है ऑप्शन सी के अंदर, इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन होता है ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस जो है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। और ये क्या करता है सबसे पहले अपने अंदर सॉर थ्रोट करता है, और उसके बाद जो फीवर आता है उस फीवर को अपन क्या बोलते हैं रूमेटिक फीवर, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया होता है अपनी बॉडी की कनेक्टिव टिश्यू को अफेक्ट करता है, और उसके बाद में ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है रूमेटिक फीवर, रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जब हार्ट इसके अंदर इन्वॉल्व होता है तब। नेक्स्ट MCQ अपना 24 वीक पर फंडस किस लेवल पर होता है। ऑप्शन ए के अंदर है नाभि के 2.5 सेंटीमीटर नीचे, ऑप्शन बी कह रहा है नाभि पर होता है, ऑप्शन सी है नाभि के 4 सेंटीमीटर ऊपर, और ऑप्शन डी के अंदर लिखा है प्यूबिस से जस्ट ऊपर। तो जो प्यूबिस सिंपाइसिस से जस्ट अबव कब होता है 12 वीक के आसपास जो है यूट्रस कहाँ होता है जस्ट अबव द प्यूबिक सिंपाइसिस, और 4 सेंटीमीटर नीचे अराउंड 20 वीक के आसपास जो है 20 वीक ऑफ जेस्टेशन जो है अम्बिलिकस से जो है यूट्रस कहाँ रहेगा अम्बिलिकस से 4 सेंटीमीटर नीचे। और 24 वीक पर आप बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप सब लोग, कहाँ रहता है 24 वीक पर कहाँ रहता है अम्बिलिकस के लेवल पर। यहाँ ये जो नाभि वर्ड लिखा है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं अम्बिलिकस एरिया बोलते हैं। और नाभि के 2.5 सेंटीमीटर नीचे कब रहता है लगभग 22 वीक के आसपास। तो ये है इस तरीके का क्लासिफिकेशन है यूट्रस की ग्रोथ से रिगार्डिंग। नेक्स्ट MCQ अपना IUGR गर्भकाल में किस से संबंधित है ना, मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो IUGR वर्ड अपन यूज़ करते हैं इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी है। ऑप्शन ए कह रहा है इंट्रा यूटेराइन जेनाइटल रिप्रेशन, ऑप्शन बी इंट्रा यूटेराइन रूबेला, ऑप्शन सी है इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, ऑप्शन डी है इंट्रा यूटेराइन जर्म रिप्रेजेंट। तो आप सब लोग जो है IUGR का नाम सुनते ही बिल्कुल सही करेक्ट जवाब दे रहे हैं, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसको अपन क्या बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन। ये जो IUGR है ये दो टाइप का होता है, एक होता है एसिमेट्रिकल IUGR, और दूसरा कौन सा होता है सिमेट्रिकल IUGR। जो सिमेट्रिकल IUGR होता है इसके अंदर ये जो बच्चे की हेड है और ये बच्चे की जो अदर बॉडी पार्ट है ये क्या है सिमेट्री के अंदर बिल्कुल छोटे दिखेंगे, दिखने में बच्चा कैसा दिखेगा पूरा ही बच्चा छोटा दिखेगा। और एसिमेट्रिकल वाला जो बच्चा रहेगा इसके हेड की साइज बड़ी दिखेगी और बाकी बॉडी जो है वो ज़्यादा छोटी अपने को नज़र आती है। ये जो बच्चा है जिसके हेड की साइज़ बहुत बड़ी दिखती है और जो बाकी शरीर वो ज़्यादा छोटा दिखता है वो कैसा IUGR है एसिमेट्रिकल। और सिमेट्रिकल IUGR है इसके अंदर जो है बच्चे का हेड उतना ही छोटा है जितना उसकी बॉडी छोटी है। तो ये रहते हैं IUGR सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल, और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। इसके अलावा एक और वर्ड होता है IUD। ये जो IUGR और IUD दोनों अलग अलग टाइप के वर्ड हैं, इसको आपको याद रखना है। IUD का मतलब होता है इंट्रा यूटेराइन डेथ। जो बच्चा जो है गर्भकाल के अंदर ही उसकी जो है यूट्रस के अंदर मौत हो जाती है या बच्चा ख़त्म हो जाता है उसको अपन कैसा बोलते हैं IUD बेबी बोलते हैं। नेक्स्ट MCQ अपना निम्न में से कौन सा अलग है, इनमें जो ये 4 वर्ड दे रखे हैं इनमें से एक वर्ड कौन सा जो अलग है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए ऑब्लिक, ऑप्शन बी ट्रांसवर्स, ऑप्शन सी ब्रीच और ऑप्शन डी है लॉन्गिट्यूडनल। तो जब अपन लेबर पढ़ते हैं तो लेबर पढ़ने से पहले अपन कुछ टर्म यूज़ करते हैं जैसे प्रेजेंटेशन, लाई, एटीट्यूड, इस तरीके से अपन जो वर्ड यूज़ करते हैं उनका क्या मीनिंग होता है, और उसमें से ही ये MCQ आपसे पूछा गया है। तो बिल्कुल आप सब लोग जो है सही जवाब दे रहे हैं, सी इज़ द करेक्ट आंसर। सी क्या है ये क्या है ब्रीच क्या होता है एक प्रेजेंटेशन होता है, लेकिन
ऑब्लिक, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल ये क्या है बच्चे की लाई होती है। एक होता है लाई और एक होती है प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन का क्या मीनिंग होता है, फीटस का वो पार्ट जो मदर के यूट्रस के लोअर सेगमेंट के अंदर रहता है ना, फीटल पार्ट जो कहाँ पे है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर। कहाँ है, लोअर यूटेराइन सेगमेंट के अंदर जो रहता है उसको अपन क्या बोलते हैं, फीटल पार्ट जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर है। और जब अपन पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं और अपन फिंगर जिसको टच कर पा रहे हैं वो कौन सा पार्ट है, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन बोलते हैं। और लाई क्या होती है, माना कि ये क्या है, एक फीमेल का यूट्रस है और या तो बच्चा इस तरीके से है। लाई का क्या मतलब होता है, फीटल की लॉन्ग एक्सिस को मैटरनल लॉन्ग एक्सिस के साथ में अपन कंपैरिजन करते हैं, उस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, लाई बोलते हैं। बच्चे की लॉन्ग एक्सिस क्या होगी, बच्चे की स्पाइन, और मदर का लॉन्ग एक्सिस क्या होता है, मदर की स्पाइन। लेकिन कब, जब जो है यूट्रस कैसा हो, सेंट्रलाइज यूट्रस होता है, तब जो है लॉन्ग एक्सिस ऑफ फीटस का कंपैरिजन अपन किसके साथ करें, मैटरनल लॉन्ग एक्सिस के साथ में, यानी कि यूट्राइन लॉन्ग एक्सिस के साथ में करते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, लाई बोलते हैं। या तो बच्चा इस तरीके से है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ऑब्लिक। या बच्चा ऐसे है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स। या बच्चा एंटीरियो पोस्टीरियर इस तरीके से है तो इसको अपन क्या बोल देते हैं, लॉन्गिट्यूडनल। क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल। ये क्या है, बच्चे की लाई। और ब्रीच क्या है, प्रेजेंटेशन है। और प्रेजेंटेशन कैसी हो सकती है, जो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन रहती है उसको अपन क्या बोलते हैं, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। या वर्टेक्स प्रेजेंटेशन जो अपन बोलते हैं, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन जिसको बोलते हैं, वो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन होती है। 97% जो प्रेजेंटेशन होती है डिलीवरी के अंदर वो कौन सी रहती है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। इसके अलावा बच्चे के अगर बटक्स वाला पोर्शन लोअर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर आ रहा है तो वो क्या है, ब्रीच प्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट MCQ अपना, गर्भवती महिला में बच्चे का लाई पता लगाने में कौन सी ग्रिप ज़्यादा सहायक होती है। ऑप्शन ए पाउलिक ग्रिप, ऑप्शन बी फंडल ग्रिप, ऑप्शन सी लेटरल ग्रिप और ऑप्शन डी है पेल्विक ग्रिप। ये जो ग्रिप है इसको अपन जो है लियोपोल्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लियोपोल्ड्स मैन्योर बोलते हैं। तो जो है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ ऐसे करके मैन्योर बना रखे हैं और इस पेल्विक के सेकंड जो है ग्रिप के सेकंड नाम दे रखे हैं। तो जो है आपको समझना है कौन सी ग्रिप कहाँ से करते हैं अपन। ये है फीमेल का यूट्रस है और अगर अपन जो है अपने जो दोनों हाथ है इस तरीके से अगर अप्लाई कर रहे हैं तो ये कौन सी ग्रिप अपन चेक कर रहे हैं, आपको जवाब देना है। ये कौन सी है, फंडल ग्रिप। कौन सी है, फंडल ग्रिप। अगर ये एक फीमेल का अम्बिलिकस एरिया और अपने दोनों हाथ जो है यहाँ तक अप्लाई अपन ने की है, दोनों हाथ से यहाँ से अपन पाल्पेशन कर रहे हैं, तो ये कौन सी ग्रिप है, इसको अपन बोलते हैं अम्बिलिकल ग्रिप या इसको क्या बोलते हैं, लेटरल ग्रिप। जो ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है लेटरल ग्रिप या इसको अपन बोलते हैं अम्बिलिकल ग्रिप्स। पेल्विक के अंदर क्या होता है, इसके बाद अपन थर्ड मैनोवर किसको बोलते हैं, पाउलिक ग्रिप को। अपना जो डोमिनेंट हैंड होता है, माना कि अगर मैं राइट हैंडेड हूँ तो मेरा डोमिनेंट हैंड कौन सा है, जो है राइट हैंड है। और इससे मैं अगर यहाँ से यूट्रस का लोअर सेगमेंट पाल्पेट कर रही हूँ और यहाँ से देखती हूँ बच्चे की प्रेजेंटेशन कौन सी है, तो ये कौन सी ग्रिप होती है, ये पाउलिक ग्रिप होती है और इसको अपन क्या बोलते हैं, थर्ड लियोपोल्ड मैनोवर बोलते हैं। और जब अपन ऐसा एग्जाम के अंदर कई बार पूछा गया है कि ऐसी कौन सी पेल्विक ग्रिप है जिसको चेक करते वक्त अपना जो फेस होता है वो जो मदर है, जो फीमेल प्रेग्नेंट है, उसके लेग की तरफ अपना फेस रहता है, तो आपको जवाब देना है वो कौन सी ग्रिप है, पेल्विक ग्रिप है। फोर्थ लियोपोल्ड्स मैनोवर होता है। इसके अंदर क्या होता है, इतनी देर तक अपन ने फेस किधर रखा, मदर की फेस की तरफ रखा था, और अब जब पेल्विक ग्रिप आपको चेक करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरफ घूमना पड़ेगा, इस तरफ घूमना पड़ेगा और अपने दोनों हाथ इस तरीके से अपन पाल्पेट करते हैं। ऐसे दोनों हाथों को मिलाकर देखते हैं कि बच्चे का एंगेजमेंट हुआ है या नहीं। तो जो है अपन इस तरीके से खड़े होते हैं और अपना जो फेस होता है वो कहाँ रहता है, मदर के लेग की तरफ रहता है। वो कौन सी ग्रिप रहती है, पेल्विक ग्रिप रहती है। और बाकी तीनों ग्रिप के अंदर अपन कैसे चेक करते हैं, अपन जो है अपना फेस भी किधर रहता है, उस मदर की फेस की तरफ रहता है। और यहाँ पे अपन फंडल ग्रिप देखते हैं, यहाँ अम्बिलिकस देखते हैं और यहाँ पे अपन देखते हैं पाउलिक ग्रिप। और फिर अपन इस तरफ घूम के कौन सी देखते हैं, फोर्थ लियोपोल्ड देखते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पेल्विक ग्रिप बोलते हैं। और पेल्विक ग्रिप के अंदर अपन क्या चेक करते हैं, बच्चे का एंगेजमेंट हुआ है या नहीं वो देखते हैं। और इसने अपने को पूछा है बच्चे की लाई के लिए, तो आपको जवाब देना है फंडल ग्रिप इज़ द करेक्ट आंसर। आप सब लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। फंडल ग्रिप से अपन क्या देखते हैं, बच्चे की लाई को देखते हैं, बच्चा कैसा है, लॉन्गिट्यूडनल है, ट्रांसवर्स है या फिर क्या है, ऑब्लिक टाइप का है।
नेक्स्ट MCQ अपना, निम्न में से कौन सा फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में शामिल नहीं होता है। तो आप सबको अगर लेबर की स्टेज पता है तो इसका जवाब आप बिल्कुल सही दे रहे थे। तो जो है फर्स्ट स्टेज का कहाँ से कहाँ तक होती हैं, ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होती हैं और कहाँ तक रहती हैं, 10 सेंटीमीटर का कंप्लीट डायलेटेशन तक जो रहती है वो कौन सी होती है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर रहती है। सेकेंड स्टेज जो है कहाँ तक रहती है, कंप्लीट डायलेटेशन से स्टार्ट होती है और एक्सपल्सन ऑफ फीटस तक जो रहती है वो कौन सी रहती है, सेकेंड स्टेज। थर्ड स्टेज कहाँ तक होती है, बच्चे की डिलीवरी के बाद स्टार्ट होती है और प्लेसेंटा की डिलीवरी तक रहती है, वो स्टेज कौन सी होती है, थर्ड स्टेज होती है। उसके बाद में जो है एक फोर्थ स्टेज भी अपन पढ़ते हैं, उसके अंदर क्या है, ऑब्जर्वेशन स्टेज होती है, क्योंकि डिलीवरी के फर्स्ट आवर के बाद मदर के अंदर PPH होने के पूरे चांस रहते हैं, इसलिए अपन जो है ब्लीडिंग को मॉनिटर करते हैं, यूट्रस का मॉनिटरिंग करते हैं कि यूट्रस कैसा है, ग्लोबुलर है या हार्ट है, कॉन्ट्रैक्टेड यूट्रस है कैसा है, उसका जो ऑब्जर्वेशन करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर, ऑब्जर्वेशन स्टेज इसको बोलते हैं। तो फर्स्ट स्टेज के अंदर इसने पूछा कौन सा शामिल नहीं है, यानी कि कौन सा इंक्लूड नहीं है, तो जो है लेबर पेन इसके अंदर होता है, बिल्कुल होता है। सर्वाइकल डायलेटेशन जो है वो उसका डायलेटेशन होता है, बिल्कुल होता है। क्या एक्सपल्सन ऑफ फीटस फर्स्ट स्टेज के अंदर होता है, नहीं होता है। तो आपको जवाब क्या देना है, C इज़ द करेक्ट आंसर। कौन सा इन्वॉल्व नहीं है, एक्सपल्सन ऑफ फीटस किसके अंदर होता है, स्टेज सेकंड के अंदर होता है, फर्स्ट के अंदर नहीं होता है। इफेसमेंट का क्या मतलब होता है, सर्विक्स का क्या है, सर्विक्स का सॉफ्ट होना, उसका थिनिंग होना और टेकिंग अप होना। टेकिंग अप का मतलब जो है सर्विक्स क्या है, जैसे जैसे डायलेट होगी और वो कैसी हो जाएगी, पतली होती जाएगी और क्या होगा, उसका ऊपर की तरफ वो बढ़ती जाएगी, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, टेकिंग अप बोलते हैं, थिनिंग बोलते हैं, इफेसमेंट बोलते हैं और क्या बोलते हैं, उसका पतला होना, सर्विक्स का पतला होना भी क्या है, इफेसमेंट वर्ड को इंडिकेट करता है। तो जो है इफेसमेंट उसके अंदर होता है, लेबर पेन उसके अंदर होता है, सर्विक्स का डायलेटेशन उसके अंदर होता है, लेकिन फीटस का एक्सप्रेशन कब होता है, स्टेज सेकंड के अंदर होता है। तो आंसर C इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है इस चैनल को, और हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।